रांची के इस्लाम नगर इलाके का न्यू तबारक लॉज, कमरा नंबर 15। बाहर से देखने पर तो ये एक स्टूडेंट का कमरा लगता था जो यहाँ 2024 में एसएससी की तैयारी करने आया था, लेकिन पर्दे के पीछे ये आईसिस की बम फैक्ट्री बन चुका था और इसका मास्टरमाइंड था अशहर दानिश, एक बीटेक ग्रेजुएट जिसका मिशन अब नौकरी पाना नहीं बल्कि देश में आग लगाना था। यह कहानी है गजवाए हिंद टेरर मॉड्यूल की। आज स्टेप बाय स्टेप एविडेंस के साथ हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक कॉर्पोरेट स्टाइल टेरर मॉड्यूल बनाया गया, जिसका प्लान सिर्फ बम ब्लास्ट्स नहीं बल्कि प्रोमिनेंट हिंदू लीडर्स की टारगेटेड किलिंग और सुसाइड अटैक्स करना था, और कैसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक खुफिया ऑपरेशन ने इस पैन इंडिया प्लॉट को नाकाम किया। इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक इस मॉड्यूल का प्लान सिर्फ हमले करना नहीं बल्कि एक मिनी स्टेट बनाने का था। उनका ब्लूप्रिंट सिंपल और बेहद खतरनाक था। पहला कदम था एनजीओ की आड़ में झारखंड में एक जमीन अक्वायर करना, जिसे एक सीक्रेट टेरर ट्रेनिंग कैंप बनाया जा सके। दूसरा कदम था उस जमीन को अल शाम नाम देकर एक खलीफत जोन यानी कि इस्लामिक खलीफा के कब्जे वाला इलाका घोषित करना, वहीं से पूरे भारत में जिहाद और गजवाए हिंद का नैरेटिव फैलाना। गजवाए हिंद का जिक्र इस्लामिक हदीसों के संग्रहों में से एक सुनान अल नसई की पुस्तक संख्या 25 किताबुल जिहाद के 41वें अध्याय गजवतुल हिंद की 3175वीं हदीस से लिया गया है। इस हदीस के मुताबिक हजरत मोहम्मद ने कहा कि मेरी उम्मत के दो गिरोह हैं जिन्हें अल्लाह जहन्नुम की आग से आज़ाद करेगा। पहला वो गिरोह जो हिंद पर हमला करेगा और दूसरा वो जो ईसा बिन मरियम यानी जीसस के साथ होगा। आइसिस जैसे इस्लामिक कट्टरपंथी इसी हदीस का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आखिरी जंग के तौर पर करते हैं। ये ग्रुप भी ऐसा ही मानता था। उनके पाकिस्तानी हैंडलर ने उन्हें साफ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, प्रोमिनेंट हिंदू नेताओं की एक लिस्ट तैयार करो जिनको टारगेट किया जा सके, और उनकी तैयारियां एडवांस स्टेज में थीं। फिदाइन यानी सुसाइड अटैक्स के लिए जैकेट्स तक डिज़ाइन हो रही थीं और हथियार मेवात से प्रोक्योर किए जा चुके थे। ये पूरा मॉड्यूल किसी कॉरपोरेट संस्था या यूं कहें कि नेटफ्लिक्स सीरीज मनी हाइस्ट की तरह बनाया गया था, जहां हर किसी का एक निश्चित रोल था, छद्म पहचान थी और निर्धारित लक्ष्य था। इसका मास्टरमाइंड था बोकारो झारखंड का रहने वाला अशहर दानिश, जो इंग्लिश सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट था और कहलाता था इस मॉड्यूल का सीईओ और प्रोफेसर। रिक्रूटमेंट के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, ओमेगल और सिग्नल इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। उन्होंने 40 सदस्यों का एक ग्रुप बनाया था, जिसमें से 18 सदस्य दक्षिण भारत से और 5 सदस्य सीधे विदेश से निर्देश ले रहे थे। इस कॉर्पोरेट स्टाइल संगठन के कुछ मुख्य एम्प्लॉइज थे। पहला था कामरान कुरैशी, जो राजगढ़ मध्य प्रदेश का निवासी है। यह मॉड्यूल का लैब असिस्टेंट और एचआर मैनेजर था, जिसका काम था ज़मीन की पहचान कर उसे खरीदना और नए जिहादियों की भर्ती करना। दूसरा है हुफैज़ यमन, जो कि बोधन तेलंगाना का रहने वाला है। इस 20 वर्षीय बी फार्मा स्टूडेंट को दानिश ने ओमीगल पर रेडिकलाइज किया था। तीसरा और चौथा नंबर आता है क्रमशः आफ्ताब कुरैशी और सुफियान अब्बू बकर खान का, जो महाराष्ट्र के कल्याण जिले के मुंब्रा इलाके के रहने वाले हैं। आफ्ताब पेशे से एक कसाई था और सुफियान एक वेल्डर। इन दोनों को मुंबई में टारगेटेड किलिंग्स के लिए तैयार किया जा रहा था। दानिश का पब्लिकली अवेलेबल सोशल मीडिया फुटप्रिंट उसके रेडिकल बनने की पूरी कहानी बताता है। 3-4 साल पहले वो यूट्यूब पर एक्टिव था, जहां वो हैकिंग ट्रिक्स और एनोनिमस चैटिंग के ट्यूटोरियल्स अपलोड करता था, लेकिन उसकी ही वीडियोस से मिले कुछ स्क्रीनशॉट्स उसकी सोच का शॉकिंग पैटर्न दिखाते हैं। उसकी सर्च हिस्ट्री से पता चलता है कि शुरू में उसकी दिलचस्पी पॉलिटिक्स में थी। उसके सर्च सजेशंस में स्टेप बाय स्टेप फॉर मेकिंग ऑन पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया जैसी क्वेरीज दिखती हैं। वो सत्ता हासिल करने के लीगल तरीकों को एक्सप्लोर कर रहा था, लेकिन जल्द ही उसकी राजनीतिक दिलचस्पी एक खतरनाक सांप्रदायिक मोड़ ले लेती है। उसके सर्च सुझाव बदल जाते हैं। अब वो सर्च कर रहा था मुस्लिम किल्ड हिंदू न्यूज़। यह दिखाता है कि उसका फोकस अब पॉलिटिकल पावर से हटकर हिंसक कम्युनल कंटेंट पर आ चुका था। इसके बाद 2023-24 में वो एक्स पर दिखता है, जिसे तब ट्विटर कहते थे। यहाँ उसकी पॉलिटिकल सोच और हिंसक विचारधारा टेक्नोलॉजी के साथ मिल जाती है। वो पब्लिकली 3D कैड सॉफ्टवेयर सॉलिडवर्क्स को फ्री में मांग रहा था, यह कहकर कि वो गरीबों की मदद करना चाहता है। लिखता है कि वो वर्तमान में एक स्टूडेंट है और ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है यह जानना चाहता है। साथ ही वह यह भी मेंशन करता है कि वह कई इक्विपमेंट्स के डिज़ाइंस बनाना चाहता है, पर उसके पास पैसे नहीं हैं। सॉलिडवर्क्स के CAD और CED सॉफ्टवेयर मेटल की चादरों की कटाई, मोल्डिंग, पाइप, ट्यूब, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, स्ट्रेस, थर्मल और मोशन एनालिसिस की डिज़ाइन, सिमुलेशन और मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि में प्रयोग होते हैं। तो इससे एजेंसियों को शक है कि इन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल वह कारतूस, IED और सुसाइड वेस्ट डिज़ाइन के लिए एक्सप्लोर कर रहा था। और फिर 2024 के बाद उसकी फीड्स एकदम बदल जाती हैं। काबा के स्टॉक फ़ोटोज़, इस्लामिक इमेजरी और रेडिकल सिंबलिज्म, ये सडन शिफ्ट टेक्नोलॉजी से कट्टरवाद तक का एक चिलिंग पैटर्न दिखाता है। इस ऑपरेशन के लिए फंडिंग, हवाला और इंटरनल पूलिंग के जरिए हो रही थी, जिसे दानिश NGO के नाम पर जमा करता था। उनकी चैट्स में प्रोजेक्ट और एंट्रेंस इंटरव्यू जैसे कोड वर्ड्स इस्तेमाल होते थे। बाहर से लगता था जैसे कोई जॉब इंटरव्यू हो रहा है,
लेकिन असल में प्लानिंग बम और हथियारों की हो रही थी। दानिश हर तरह के बम और एक्सप्लोजिव बनाने में उस्ताद था। उसके तबारक लॉज के कमरे से पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, एसिड और दूसरा सामान बरामद हुआ। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये है कि वो इन एक्सप्लोसिव्स को बनाने के बाद रांची की सोनरेखा नदी में इनका ट्रायल करते थे। यह ट्रायल इसलिए होता था ताकि यह कंफर्म हो सके कि उनका बनाया बम कितनी तबाही मचा सकता है। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट के दौरान दानिश ने ब्लास्ट में अपनी एक आंख जख्मी कर ली थी। इस साजिश के पीछे विदेशी हाथ भी था। जांच में एक पाकिस्तानी हैंडलर का डायरेक्ट लिंक कंफर्म होता है। वही इस मॉड्यूल को खलीफत मॉडल समझा रहा था। वीकली ब्लिट्स के अनुसार यह माइक्रो जिहाद का एक परफेक्ट उदाहरण है, जहां हॉस्टल, एप्स और ग्रीवेंस जैसे नैरेटिव्स का इस्तेमाल करके रेडिकलाइजेशन किया जाता है। इस पूरे ऑपरेशन का पर्दाफाश तब हुआ जब मॉड्यूल ने प्लान को ज़मीन पर उतारने की शुरुआत की। सबसे पहले पकड़े गए आफ्ताब और सुफियान अबू बकर, जो टारगेटेड किलिंग्स को अंजाम देने के लिए 9 सितंबर को मेवात से हथियार खरीद कर दिल्ली पहुंचते हैं। पुलिस ने इन्हें हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद 11 सितंबर को दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में एक साथ रेड्स किए। इन रेड्स में जो सामान बरामद हुआ उससे साफ था कि वह हमले के कितने करीब थे। पिस्तौल, कारतूस, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बॉल बेरिंग्स, सर्किट्स, लैपटॉप्स, रेस्पिरेटरी मास्क, ग्लव्स और एनजीओ के फर्जी दस्तावेज। इस ऑपरेशन में कुल 40 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 5 जिनके खिलाफ सीधे सबूत थे उनको रिमांड पर लिया गया और बाकी 35 लोगों को काउंसलिंग करके बाद में छोड़ दिया गया। बाद में दिल्ली पुलिस दानिश को वापस तबारक लॉज और उसके बोकारो के घर ले गई ताकि पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा सके। केस में आगे की जांच अभी जारी है। इनके लिंक्स और फंडिंग को खंगाला जा रहा है। बहुत सारे तथ्यों को सेंसिटिव कारणों की वजह से सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। यह मॉड्यूल अगर समय से नहीं पकड़ा जाता तो देश में बड़े आतंकी हमले हो सकते थे। अल हीरा फाउंडेशन का केस दिखाता है कि आज के टेरर मॉड्यूल सिर्फ हथियार नहीं बल्कि लीगल डॉक्यूमेंट्स, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। अशहर दानिश जैसे लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देश को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। सवाल यह है कि पर्दे के पीछे आखिर और कितने एंट्रेंस इंटरव्यू ग्रुप्स आपकी और हमारी नज़रों से बचकर आज भी चल रहे हैं। कौन सी जानकारी आपको सबसे हैरान करने वाली लगी, कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मास कितना भी प्रोफेशनल हो, सच उसकी सारी परतें उधेड़ कर रख देता है। जय हिंद।